हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैं सेशन ले रहा हूँ आपके अ, एक क्लैरिटी के लिए कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर रोटेशनल डायनेमिक्स में और कमांड नहीं हो रहा है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में कैसे कमांड हो उसके लिए बताओ। ऐसा नहीं कि कुछ कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कैलकुलेशन है या किसी टाइप का एग्जांपल है जो नहीं दिया गया, बट इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड कि जो रोटेशनल डायनेमिक्स है उसमें जब तक सारी चीजें आपको एक साथ एक व्यू में नहीं दिखाई देती हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट मैटर इज, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको उसमें कमांड स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो आप देखो, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, यू नीड टू सी कि आपको क्या ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कि यू शुड नो कि रोटेशन, प्योर रोटेशन क्या है। प्योर रोटेशन है कि जब एक बॉडी की एक्सिस फिक्स हो और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है। जैसे डिस्क है, डिस्क की सेंटर के थ्रू एक एक्सिस पास होती है और वो डिस्क उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और एक्सिस इटसेल्फ इज नॉट ट्रांसलेटिंग, एक्सिस अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है। सो दिस इज व्हाट प्योर रोटेशन, मतलब किसी भी बॉडी का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना इज व्हाट इट इज अ प्योर रोटेशन, राइट। ट्रांसलेशन मोशन आपको पता ही है, राइट। अब रोलिंग क्या है, जैसे कि स्फीयर को आपने बोला आपने रोल करा दिया, तो आप मोशन को ऑब्जर्व क्या करोगे कि वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा, है ना, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा होगा और साथ में उसकी एक्सिस आगे भी जा रही है, तो रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, इट इज रोलिंग। अब उसमें भी क्या है, प्योर रोलिंग कब है। प्योर रोलिंग के लिए हम बोलते हैं कि जो उस बॉडी का, जो बॉडी रोल कर रही है उसका ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट आता है उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो। तो नेट वेलोसिटी जीरो कैसे होगी, एक्सिस आगे ट्रांसलेट कर रही है और रोटेशन इस सेंस में है, तो नीचे वाले पॉइंट को सेंटर के रिलेटिव, यानी कि एक्सिस के रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की ओर मिल रही है और एक्सिस आगे की ओर जा रही है। तो नेट वेलोसिटी अगर उस पॉइंट की जीरो आए, क्योंकि जो एक्सिस की वेलोसिटी है, वो बॉडी जो लोएस्ट पॉइंट है वो भी उसी बॉडी का पार्ट है, तो वो वेलोसिटी उसकी आगे की ओर है, बट एक्सिस के रिलेटिव पीछे की ओर वेलोसिटी है रोटेशन के ड्यू टू, तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या आ सकती है, जीरो, अगर पीछे वाली वेलोसिटी आगे वाली वेलोसिटी के इक्वल है। अब अगर इसकी रेडियस आर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो पीछे की ओर कितनी वेलोसिटी मिलेगी, ओमेगा इंटू आर। तो अगर ओमेगा इंटू आर इसकी एक्सिस की जो स्पीड वी है उसके इक्वल आ जाती है, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये मोशन प्योर रोलिंग का होगा। और जब मोशन प्योर रोलिंग का होगा तो जिस टाइम में इसकी एक्सिस, जिस टाइम में इसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा, उस टाइम पे जो एक्सिस है वो 2 पाई आर डिस्टेंस आगे जाएगी, राइट। वो कितना डिस्टेंस आगे जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है ना। अब आप देखो फर्दर, अगर मान लो कि एक्सिस एक्सेलरेट भी कर रही है, जो एक्सिस है ना वो मान लो एक्सेलरेट भी कर रही है, तो फिर फॉर श्योर प्योर रोलिंग के लिए इस बॉडी में एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, राइट। तो होगा क्या कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है एल्फा, एल्फा इंटू आर विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। हाँ, एक चीज का ध्यान रखो, देखो चलो की बॉडी इस ओर जा रही है और ओमेगा इस ओर है, तो ओमेगा से ओमेगा इंटू आर स्पीड मिलेगी पीछे और एक्सिस के आगे, तो दोनों कैंसिल करेंगे, तो v को ओमेगा इंटू आर में जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड क्लियरिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखो कि अगर रोटेशन इस सेंस में और बॉडी इस ओर जा रही है, तो लोएस्ट पॉइंट टू रोटेशन के ड्यू टू भी आगे की ओर वेलोसिटी और ये एक्सिस भी आगे जा रही है, तो लोएस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या रहेगी, v प्लस ओमेगा आर, अभी जीरो नहीं होगी। सो दैट मीन्स की केवल ये नहीं कि v ओमेगा इंटू आर के इक्वल है, a अल्फा इंटू आर के इक्वल है, रोटेशन के सेंस को भी देखना है। इस ओर v है तो ओमेगा इस सेंस में होना चाहिए,
राइट। तो ये तो हुआ प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में होता क्या है, क्योंकि जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी नेट वेलोसिटी उस सरफेस के रिलेटिव जीरो है, तो मोशन प्योर रोलिंग में होगा। और इवन अगर सरफेस रफ भी है तो भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, जैसे कि ट्रांसलेशन में होती थी, या फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। राइट। अब आप देखो, ये हुआ प्योर रोलिंग, तो प्योर रोटेशन पता लगा, प्योर रोलिंग पता लगा। ठीक है ना। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में वो ये है कि जो प्योर रोटेशन की मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स, जैसे वहां होता था ना स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते थे या कैलकुलस लगाते थे अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता था, एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चंस होते थे, है ना। वैसा ही यहाँ पे होगा। वेलोसिटी की जगह यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। सब कुछ वैसा ही है। यहाँ हमें बाय द वे 2D से डील नहीं करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि 2D मोशन इसमें नहीं होता, होता है, बट अभी आपको उससे डील नहीं करना है। राइट। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स ओमेगा, अल्फा, थीटा, ये सारे एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। ये सब पे सब एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का और अल्फा का, मतलब ओमेगा और अल्फा का, दे कैन नॉट बी अराउंड टू डिफरेंट लाइंस। वो एक्सिस के अलोंग होंगे तो या तो सेम डायरेक्शन में, तो एक्सिस के अलोंग सेम डायरेक्शन में, और या फिर एक एक्सिस में आपकी ओर तो एक एक्सिस में आपसे। अब इतनी हो सकता है, जैसे ओमेगा है और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में हो गए, और अगर अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक, मतलब एंगुलर रिटार्डेशन है, तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, बट होंगे एक लाइन के रॉन्ग। यहाँ पे 1D जैसा होगा। तो आपको सब कुछ वही, जितने भी इक्वेशंस हैं, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, मतलब आपने यू से रिप्लेस कर दिया ओमेगा इनिशियल को, वी को रिप्लेस कर दिया ओमेगा फाइनल से, और एस को थीटा से, ए को अल्फा से। सब कुछ पूरी मैकेनिक्स का पूरा सेंस, पूरी काइनेटिक्स का पूरा सेंस, और कब कैलकुलस लगानी है कब नहीं लगानी है, कैलकुलस कैसे लगानी है, वही डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा। राइट। एंड ओमेगा बाई डी थीटा इज ऑल्सो व्हाट, अल्फा। तो सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सेंस। ठीक है ना। क्या पैरामीटर्स यहाँ पे डिफरेंट आ गए। और ये आपको यहाँ पे हुआ काइनेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है। इसके बाद आप इसके पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स में भी देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक इक्विवेलेंसी आनी चाहिए कि वहां फोर्स होता था, उसकी जगह यहाँ टॉर्क होगा। फोर्स का काम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना होता था, टॉर्क का काम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस कराना है। वहां मास की जगह यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वहां मोमेंटम होता था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा। वहां काइनेटिक एनर्जी आप लेते थे हाफ एम वी स्क्वायर, अब प्योर रोटेशन में आप लोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और रोलिंग में लोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। और वहां इम्पल्स होता था P इंटू एफ इंटू डेल्टा टी, दैट वाज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ होगा टाउ इंटू डेल्टा टी इज एंगुलर इम्पल्स, दैट विल इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल। ठीक है ना। और तो पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स है उसका आपको की इक्विवेलेंट पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, और सेंस ऑफ मैकेनिक्स बिल्कुल सिमिलरली चलता है। अब आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करने कौन से आने चाहिए, टॉर्क। टॉर्क का कैलकुलेशन आप अपने नोट्स में देखना। टॉर्क का कैलकुलेशन पूरा कि कैसे हम एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज, टॉर्क का सेंस एंटी क्लॉकवाइज, और एक साथ एक बॉडी पे कई फोर्सेज लग सकते हैं, किसी फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज, किसी का एंटी क्लॉकवाइज। तो आप टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला, उनका डिफरेंस लिया, एंड दैट इज द टोटल टॉर्क। वो बॉडी के ऊपर लगने वाला टोटल टॉर्क होगा, एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल व्हाट, आई अल्फा। वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस कराएगा। और टॉर्क का कैलकुलेशन मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में भी बताया कि टॉर्क इज व्हाट, आर क्रॉस, व्हाट, एफ, मतलब रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग कि रेडियस वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर क्या है। तो जब भी आपको ये आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में हो, तो आपको टॉर्क टाउ आर क्रॉस एफ से निकालना होगा। और जो रेडियस वेक्टर आर है, आई हैव टोल्ड यू, और आपने नोट भी किया हुआ है कि रेडियस वेक्टर आर क्या है।
है ना। मैं जल्दी से याद दिला दूं, एक बॉडी है जिसकी एक्सिस पास हो रही है पोजीशन वेक्टर r1 से, और जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो रेडियस वेक्टर r होगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, दैट विल बी द रेडियस वेक्टर। फिर रेडियस वेक्टर r क्रॉस f विल बी द टॉर्क। इसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जितने भी पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, रेक्टेंगुलर लैमिना, इन सबके अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, राइट। और दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस से एक एक्सिस के अबाउट आपको पता है, याद है, तो आप दूसरी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे ये आना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में एक जो फंडामेंटल फिलॉसफी है कि जो मास रोटेट कर रहा है उस मास की अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। जैसे एक एम मास का पार्टिकल r सिंदूर एक्सिस से r रेडियस में रोटेट कर रहा है, एम आर स्क्वायर। रिंग भी वही हो गया, रिंग अगर अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी और पूरा मास एक्सिस से लगातार r डिस्टेंस दूरी है, it's always at the distance r from the axis, so moment of inertia will be what, it will be mr square, right। अब आप इसको देखो, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे कि कोई मानो है एक रॉड है एम मास एल लेंथ की, आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों के बीच के डिस्टेंस r है, रॉड का मास m और लेंथ एल है। अब क्योंकि एग्जामिनर ने एल रॉड बोल दी, आप इमीडिएटली रॉड के उसमें पड़ जाओगे कि आपको रॉड का सेंटर के अबाउट 1/10 mm स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ रॉड, पूरी की पूरी रॉड एक्सिस के पैरेलल है, तो रॉड के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से आर है, तो रॉड रोटेट करेगी लाइक दिस, तो एक पार्टिकल की तरह हो गया, पूरा का पूरा मास एम एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर है, रोटेशन की ड्यूरिंग, सो दैट इज व्हाट, एम आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके बाद आप आओगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का ठीक से कैलकुलेशन आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एक पार्टिकल का निकालना हो तो आप उसके लिए करोगे एम वी आर, पार्टिकल का मोमेंटम एम वी, और जो वेक्टर पी है, एम वी वेक्टर है, जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उस पॉइंट या उस एक्सिस से जो इसका मोमेंटम वेक्टर है, मतलब मोमेंटम जिस लाइन के अलोंग है उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, पार्टिकल से डिस्टेंस नहीं है यार, जो मोमेंटम की लाइन है, मोमेंटम जिस लाइन के अलोंग है, आप एक्सिस से या जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर निकालो मोमेंटम की लाइन की, और एम वी इंटू आर विल बी द एंगुलर मोमेंटम। और वेक्टर फॉर्म में यही होगा पार्टिकल के लिए, क्या होगा, आर क्रॉस पी, पी इज द मोमेंटम वेक्टर और आर क्या है, फिर से वही, अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, तो वेक्टर r विल बी वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, एंड एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, राइट। ये पार्टिकल के लिए। और अगर एक बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल आसान, i इंटू ओमेगा, उसी एक्सिस के अबाउट i, उसी के अबाउट ओमेगा, सो दैट विल बी व्हाट, i इंटू ओमेगा। और अगर एक बॉडी रोल कर रही है तो रोल करने में आपको देखना, आपको निकालना कैसे एंगुलर मोमेंटम, आपको निकालना है कि जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, जिस पॉइंट के एक्सिस के अबाउट, आप पहले उस पॉइंट के अबाउट बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मानो, तो v स्पीड से बॉडी जा रही, तो एम वी इंटू जिस पॉइंट के अबाउट निकालना था, एम वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, तो आप एम वी वेक्टर के ऊपर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आप करोगे एम बी इंटू आर, एक पार्ट ये हुआ, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका आई ओमेगा। आप ये देखोगे कि आपका एम बी आर और आई ओमेगा दोनों का सेंस क्या क्लॉकवाइज है या क्या दोनों का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप एम बी आर प्लस आई ओमेगा कर दोगे,
और अगर उनका सेंस अलग अलग है तो आप दोनों का डिफरेंस ले लोगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो बॉडी रोल करके जा रही है तो उसकी एक्सिस बॉडी की 20 स्पीड से जा रही है। तो जब इसकी एक्सिस 20 स्पीड से जा रही है तो आप करोगे क्या कि एम वी इंटू जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, आप एम वी के ऊपर, एम वी की लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन ऑफ एम वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज आर, एम वी आर। और बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उस एक्सिस के अबाउट आई इंटू ओमेगा। अगर मोशन प्योर रोलिंग का होता तो आपको ओमेगा और वी पैरामीटर्स अलग अलग नहीं होते, क्योंकि वी क्या होता ओमेगा इंटू आर के इक्वल, तो आपका एक ही पैरामीटर दे रखा होता, उससे काम चल जाता। एम वी आर प्लस आई ओमेगा विल बी द एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये आपका तीनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम हुआ। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपसे बताया ही कि हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर बॉडी प्योर रोलिंग में तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपको सेंटर ऑफ मास की लेनी है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो होगा वो उसी एक्सेस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चों इसमें आता कि क्वेश्चंस की वैरायटी। क्वेश्चंस की वैरायटी में पहले क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिसमें बॉडी क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। मतलब इक्वेशन कैसे बनेंगे, एक होगा कि अगर फोर्सेस को मार्क करोगे तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस की इक्वल होंगे, लेफ्ट के फोर्सेस राइट के इक्वल होंगे, उनसे इक्वेशंस बनेगी। और अगर आप बॉडी में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो उस पॉइंट के अबाउट जितना, कितने भी जो भी फोर्सेस हैं उनमें से जिन जिन फोर्सेस का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा। तो आप इक्वेशन के एक और क्लॉकवाइज टॉर्क रखो, एक और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, उन्हें इक्वल करो, उससे इक्वेशन में जो अननोन पैरामीटर होगा वो आ जाएगा। क्योंकि बॉडी ना तो ट्रांसलेट कर रही है और ना ही बॉडी रोटेट कर रही है, तो दैट मीन्स कि नेट टॉर्क विल बी जीरो एज वेल एज नेट फोर्स विल आल्सो बी जीरो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक मीटर रॉड है, उसको किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें बैलेंस कराना है, तो कहाँ पे कितना वेट रखें, तो बैलेंस जिस पॉइंट के अबाउट कराना आप उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे। और जो भी फोर्सेस हैं रॉड के वेट का, आपने कहीं और पे भी उसमें मास रखा हुआ है तो उसके वेट का टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट आप बैलेंस कराओगे उस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपको इक्वल करना होगा, राइट। फिर दूसरे क्वेश्चंस होते हैं कुछ जिनमें कि एक इंक्लाइन के ऊपर सर्टेन एंगल का इंक्लाइन है और उसके ऊपर एक बॉडी रोल करके नीचे आएगी। वो लोग बोलेंगे आपकी कि फ्रिक्शन इज इनफ टू अलाउ प्योर रोलिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर सरफेस रफ होगी तभी मोशन प्योर रोलिंग का होगा, अदरवाइज मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस होना नहीं। आपने कोई भी बॉडी है एच हाइट नीचे पहुंची तो आपने बोला एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब उसकी पोटेंशियल की कन्वर्ट हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। और मोशन प्योर रोलिंग तो वी ओमेगा इंटू आर के इक्वल होगा, तो दो अननोन नहीं आएंगे, वी ओमेगा में से ओमेगा को रिप्लेस कर दो वी बाई आर, वी अननोन होगा केवल। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, हाइट एच थी तो इंक्लाइन हाइट एच ओवर साइन थीटा आ गई, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यू जीरो, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू ए एस, एस हो गया एच ओवर साइन थीटा। तो जहां पे वी स्क्वायर आया था उसकी जगह आप ये वैल्यू डाल दो जो इस इक्वेशन से आई और ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, एक तो बॉडी का शेप चेंज कर दिया तो आई चेंज करना होगा, रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। इसी का दूसरा तरीका क्या बनता है कि मैंने आपको यहाँ पे बोला फ्रिक्शन इज रफ इनफ टू अलाउ प्योर रोलिंग, बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब बॉडी को रखा गया उस सरफेस के ऊपर और बॉडी रोल करके नीचे आएगी तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगा, एम जी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, नॉर्मल एक्शन एन जैसे लगता है वैसे लगा। आपने एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा किया तो एन एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो गया। और नीचे की ओर फोर्स हुआ एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ ले लिया, इक्वल टू मास एम इंटू ए। अब यहाँ पे जो भी फोर्सेस हमने मार्क किए सारे फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं, केवल फ्रिक्शन पास नहीं हो रहा, फ्रिक्शन सरफेस से पास हो रहा है।
तो फ्रिक्शन का सेंटर के अबाउट टॉर्क हुआ F इंटू आर, दैट इक्वल टू आई इंटू एल्फा। मोशन प्योर रोलिंग का एल्फा आपने किया A बाई आर। तो अब आपकी जो पहला इक्वेशन था और दूसरा है, उसमें दो अननोन्स हुए A और F। आप इससे A एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी। तो ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा रिवीलिंग है, द रीजन भी यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता लगी। अब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि आपने न्यूटन लॉज में म्यू के और म्यू एस किया था। तो म्यू के इंटू एन था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में होती थी, और म्यू एस इंटू एन से आप निकालते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता था बॉडी के ऊपर। अब यहाँ पे आपने जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलता था एफ निकाल लिया, एफ को आपने इक्वल किया एन इंटू म्यू। तो जो म्यू आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। अब मैकेनिक्स में इसमें कैसे होगा? अगर म्यू की वैल्यू आ गई, जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आया, आपने जब इस तरीके से कैलकुलेट किया 0.5 आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 था, दोनों इक्वल थे मान लो, और 0.4 थे, तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं हो सकता है। यही मतलब था कि फ्रिक्शन इज इनफ टू अलाउ प्योर रोलिंग। मतलब ये था कि जब आप इस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा रोलिंग का, वो म्यू एस से छोटा होगा। म्यू एस से क्या होगा? छोटा होगा। मान लो कि म्यू रोलिंग का आ गया 0.4 और म्यू एस 0.5 है, दैट मीन्स कि आपको केवल 0.4 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत थी, बट अवेलेबल 0.5 तक है, तो मोशन आपका प्योर रोलिंग का होगा, राइट। लेकिन अगर मोशन प्योर रोलिंग का नहीं हुआ, तो रोटेशन भी होगा और बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी, बट V कोस ओमेगा आर नहीं होगा, राइट। A कोस अल्फा इंटू आर नहीं होगा, और ये कहलाएगा रोलिंग विद स्लाइडिंग। रोलिंग विद स्लाइडिंग। अब इसमें क्या होगा? ऐसी मैकेनिक्स में ट्रांसलेशन वाली मैकेनिक्स अलग से चलेगी, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, मतलब म्यू के इंटू एन इक्वल मास एन इंटू ए। और रोटेशन वाली मैकेनिक्स अलग से चलेगी, म्यू के इंटू एन इंटू आर, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वही लगेगा म्यू के बाद। तो म्यू के इंटू एन इंटू आर इज इक्वल आई अल्फा, उससे अल्फा निकालोगे, पहले इक्वेशन से ए निकालोगे। ए और अल्फा यहाँ पे आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, लाइक ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर नहीं होगा, क्योंकि मोशन प्योर रोलिंग का नहीं है। तो नीचे पहुंचने का टाइम निकालना हो, जैसे आप न्यूटन लॉज में करते थे, ए निकाला, डिस्टेंस पता है, उससे आप एसी को सी टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकालो, और वहां पे ओमेगा निकालना हो तो टाइम आ गया, अल्फा पता है, तो आप ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी से आप टाइम निकालोगे। ओमेगा फाइनल क्या होगा? ओमेगा इनिशियल 0 था, राइट। तो ये एक टाइप क्वेश्चन का हुआ। दूसरा टाइप हो गया एक्सेलरेशन वाला भी हो गया, और सब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तब का भी हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बेस्ड। उस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। तो अगर बॉडी एक्सिस फिक्स्ड है और बॉडी रोटेट कर रही है, तो आई वन ओमेगा वन इक्वल आई टू ओमेगा टू। इस टाइप के क्वेश्चन में वो लोग केवल वेरिएशन क्या करते हैं आई वन ओमेगा इक्वल आई टू ओमेगा टू में, कि कुछ मास या तो एक्सिस से दूर जा रहा होगा या एक्सिस के पास आ रहा होगा। अगर मास एक्सिस से दूर जाता है तो आई इंक्रीज होगा, तो ओमेगा डिक्रीज होगा, बिकॉज आई वन ओमेगा वन इक्वल आई टू ओमेगा टू। और अगर मास एक्सिस के करीब आएगा तो आई डिक्रीज होगा और ओमेगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जब ओमेगा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, तो आप पहले वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर से, और बाद वाली हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर से निकाल लोगे। इससे पता लग जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ गेन हुआ है या काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ है, और कितना हुआ है। यू कैन फाइंड दैट, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो इसी में एक्सिस फिक्स्ड है बॉडी की, राइट, जैसे एक रॉड है, एक एक्सिस के अबाउट ऐसे फिक्स्ड है, रोटेट कर सकती है, मास एल। अब यहाँ पे आकर के एक बॉडी टकराती है इससे, ठीक है ना, टकराने के बाद इससे स्टिक कर जाती है स्मॉल एम मास की बॉडी। अब आपको इसमें क्या करना है? इसकी मैकेनिक्स स्टडी करने के लिए इस एक्सिस के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली रॉड का तो 0, इसका आ गया एम वी इंटू एल। तो ये पूरे सिस्टम का, रॉड और ये जो बॉडी टकरा रही है, उसका दोनों का मिलकर के हो गया एम, रॉड का 0 और एम वी इंटू एल एंगुलर मोमेंटम। अब ये बॉडी टकराई,
और टकराने के बाद इससे स्टिक करके दोनों आगे जा रहे हैं, तो कंबाइंड ओमेगा क्या होगा? इनिशियली जो आपने निकाला MVL इज इक्वल टू रॉड का आई इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस बॉडी का एम मास के पार्टिकल का आई इंटू व्हाट ओमेगा। तो कंबाइंड सिस्टम किस ओमेगा से रोटेट करेगा, ये आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हो कि ये मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा। सो आपको आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से इसकी काइनेटिक एनर्जी पता लग गई कोलिजन के बाद। तो वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर के, राइट। ऐसे ही ऐसे भी हो सकता है, रॉड रोटेट करने के लिए फ्री है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, और यहां से मास आके टकराता है, तो क्या हुआ, mv इंटू एल, जहां पे भी टकराए mv इंटू आर इक्वल टू आई ओमेगा। आई दोनों का कंबाइंड हो गए क्योंकि अब तो दोनों कंबाइन करके रोटेट कर रहे हैं, तो बाद में इसका भी ओमेगा पता लग जाएगा। दिस इज क्लियर। अच्छा, जो काम यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक टकराने से कर रहा था वही काम मोमेंटम से हो सकता है। मोमेंटम p इम्पल्स किया गया, p इम्पार्ट किया गया, तो p इंटू जिस डिस्टेंस पे किया गया p इंटू आर इक्वल्स व्हाट आई ओमेगा। तो रॉड ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगी, ये पता लग जाएगा, राइट। अब इसका स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है दूसरे कि बॉडी की एक्सिस फिक्स ना हो, जैसे मास ln की रॉड है और ये रॉड कहीं पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हुई है और इसके ऊपर एक यहां से मास आके टकराता है। अब कई केसेस हैं, मास टकराया वो मास रुक गया, मास टकराया स्टिक कर गया, या मास टकराया और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है। अभी क्योंकि मैं आपको जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, जो जेई मेन में आएगा वो पार्ट करा रहा हूँ, जो जेई मेन में नहीं आएगा वो नहीं करा रहा। हाँ, जो लोग जेई एडवांस की भी प्रिपरेशन करेंगे, ये लेक्चर उनके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन का लेक्चर होगा कि ये फंडामेंटल चीजें जब आती होंगी तो फिर उसके बियॉन्ड वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये चीजें आनी चाहिए। अब मान लो कि एक एम मास का ब्लॉक आकर के टकराया एक एंड से रॉड के, और ब्लॉक बोला गया रुक गया। ट्राई टू मेक द इंफॉर्मेशन सिंपल। ब्लॉक रुक गया, अब हो गया कि एम मास का ब्लॉक टकराया और ये फ्री है, ट्रांसलेट भी कर सकती है रोटेट भी कर सकती है। तो mv जो उसका मोमेंटम था वो रॉड को मिल गया, तो mv इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन वेलोसिटी आ गई, और mv इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई ओमेगा, रॉड के सेंटर के अबाउट आई आई इंटू ओमेगा। इससे रॉड का ओमेगा पता लग जाएगा। तो अगर वो लोग पूछते हैं कि जब तक रॉड 90 डिग्री से रोटेट करती है ये कितना आगे ट्रांसलेट कर लेगी, तो आपको ओमेगा पता लग गया। तो पाई बाई टू रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, पाई बाई टू अपॉन ओमेगा, टाइम टी आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता ही है, तो टाइम टी इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, वो पता लग जाएगा, राइट। और अगर ये ब्लॉक बाय द वे आता और आकर के टकराता और वो इससे स्टिक कर जाता, या चलो स्टिक नहीं करा, ब्लॉक की वेलोसिटी अलग से दे दी उन्होंने, टकराने के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप तो ब्लॉक और रॉड को एक सिस्टम ले रहे हो, तो ब्लॉक का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mv नॉट इज इक्वल टू स्मॉल mv1, ब्लॉक की वेलोसिटी बात की दे दी अलग से, और रॉड की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v सेंटर ऑफ मास। सो स्मॉल mv नॉट इज इक्वल टू स्मॉल mv1 प्लस कैपिटल M इंटू वी सेंटर ऑफ मास, कैपिटल M रॉड का मास है, तो आपको वी सेंटर ऑफ मास पता लग जाएगा। रोटेशन के लिए आपका mv नॉट इंटू एल बाई टू, पहले ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बाद में ब्लॉक का mv1 इंटू एल बाई टू प्लस आई ओमेगा, तो इससे ओमेगा पता लग जाएगा, राइट। ठीक है, इससे ओमेगा पता लग जाएगा। अब इसके बाद अगर ये ब्लॉक ये टकराता और टकराने के बाद स्टिक कर जाता, तो आप क्या करोगे, अभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे, लेकिन सिस्टम के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाओगे। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा सिस्टम का, उसके नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट है, नॉट रियली द एक्चुअल सेंटर ऑफ मास, जहां पे जैसे स्मॉल एम मास आके टकरा रहा है, तो टकराने के टाइम पे स्मॉल एम मास और रॉड का मास कैपिटल एम, आप यहां से सेंटर मास की डिस्टेंस निकालोगे, कितनी होगी, कैपिटल एम इंटू एल बाई टू प्लस स्मॉल एम इंटू जीरो अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इस एंड से सेंटर मास की डिस्टेंस आ गई, मैंने माना ये एक्स है यहां से। तो अब जब ये ब्लॉक आके टकराया और वहां स्टिक कर गया, तो टकराने के पहले इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, एम वी नॉट इंटू एल बाई टू माइनस एक्स, एक्स सेंटर मास की डिस्टेंस यहां से है, यहां से एल बाई टू माइनस एक्स, सो स्मॉल एम वी नॉट इंटू एल बाई टू माइनस एक्स।
इक्वल्स व्हाट, उसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। रॉड के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब स्टूडेंट से हुआ कि 1/12 ml² प्लस m प्लस कैपिटल M इंटू L/2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, सेंटर ऑफ मास की यहां से डिस्टेंस, प्लस स्मॉल m इंटू एक्स स्क्वायर कंबाइंड आई ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बता चुका हूं आपको mv0 इंटू L/2 माइनस एक्स। इससे ओमेगा पता लग गया, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप ऑलरेडी मोमेंटम वाले से निकाल चुके हो, है ना। तो आपको इसकी मैकेनिक्स में जो भी पूछा गया हो वो फिर आप निकाल दो, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर आपने मैकेनिकल रॉड के एग्जांपल लिया, रिजिड बॉडी कुछ भी होती तो आई में तो फर्क आता, फिर आई में चेंज आता। अब अगर ये होता कि मान ली रॉड है और कोई ब्लॉक टकराता नहीं, इम्पल्स दिया रहता है, तो भी आप इम्पल्स के बाद इसकी स्टडी कैसे करोगे? इम्पल्स पी दिया गया, तो P इंटू, अगर मानो एक एंड पे दिया गया तो P इंटू L/2 इंगोरमेंटम हो गया, दैट इक्वल्स टू आई ओमेगा, बस इसका ओमेगा आ गया। और सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी? P अपॉन मास कैपिटल M। तो आपको सेंटर मास की वेलोसिटी भी आ गई, ओमेगा भी आ गया। जो भी चीज पूछी गई होती है आप निकाल सकते थे, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई होती है उसकी, वट एवर हैज बीन आस्क्ड, कि जब π/2 टर्न कर जाएगा तो कितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास आगे रहेगा, आप ये सब कुछ निकाल सकते थे। दिस क्लियर ना? ये थे अब इम्पल्स देना, और ये इम्पल्स देना केवल ऐसा नहीं कि ये रॉड हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हुई है, एक स्फीयर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, पी इम्पल्स किसी भी पॉइंट से दिया गया, राइट। इसमें बड़ा बहुत वो लोग पूछते हैं, आप सेंटर से कितने दूर, सेंटर से कितनी हाइट पे इम्पल्स दो, सो दैट इसका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो। पी से सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई पी अपॉन एम, और उस पी का सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, P इंटू एक्स, एक्स हाइट ऊपर इम्पल्स दिया गया, P इंटू एक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा, उससे ओमेगा निकालो। अगर ओमेगा की वैल्यू V सेंटर ऑफ मास अपॉन आर की इक्वल होगी तो क्या होगा? मोशन प्योर रोलिंग का स्टार्टिंग से हो, आपने V सेंटर ऑफ मास निकाला था ना, P अपॉन M, और आपने P इंटू एच, एच हो गया सेंटर ऑफ मास से उसकी हाइट, एच ले लो या एक्स ले लो, P इंटू एक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा आ गया। अब v को ओमेगा इंटू आर कर दो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस कंडीशन में मोशन क्या होगा? प्योर रोलिंग का होगा। और जब मोशन प्योर रोलिंग का होगा तो ये सरफेस स्मूथ होती या रफ होती कोई फर्क नहीं पड़ता, मोशन स्टार्टिंग से ही प्योर रोलिंग का है, और प्योर रोलिंग लगातार बना रहेगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। फ्रिक्शन हो और या फ्रिक्शन सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा ही केस उसके स्टार्ट होता है टॉर्क का, बोले कितनी सेंटर से कितनी हाइट ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट कि मोशन स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग हो। आप देखो एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का F अपॉन एम, आप एक रिजिड बॉडी को किसी भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना आएगा? F बाई कैपिटल एम, और सेंटर ऑफ मास के बाद उसका टॉर्क निकाला F इंटू एच इक्वल आई अल्फा, इससे अल्फा निकाला, तो आप रिलेशन कर दोगे A सेंटर ऑफ मास का जो निकाला था इक्वल टू अल्फा इंटू आर, उससे एच की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपने उस हाइट पे फोर्स अप्लाई किया तो मोशन स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग का होगा, सरफेस चाहे स्मूथ होती चाहे रफ होती, रफ भी होती तो भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मोशन स्टार्टिंग से क्या होता? प्योर रोलिंग का होगा, राइट। दिस इज क्लियर। अब अगर उस हाइट पे ना अप्लाई करके फोर्स या टॉर्क किसी दूसरी हाइट पे अप्लाई किया गया होता, उस हाइट पे ना अप्लाई करके फोर्स या टॉर्क किसी दूसरी हाइट पे अप्लाई किया गया होता तो क्या होता? पहले मैं बताता हूँ मोमेंटम का। आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट P है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई P अपॉन M इनिशियल, और P इंटू जहां पे भी है एक्स डिस्टेंस अप्लाई किया गया सेंटर से मोमेंटम, P इंटू एक्स इक्वल आई ओमेगा, ओमेगा आ गया और V आ गया। आप देखो क्या V ओमेगा आर से बड़ा है? अगर V ओमेगा आर से बड़ा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, और अगर ओमेगा इंटू आर बड़ा होगा V से तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग नहीं था, बट कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग आ जाएगा, कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग आ जाएगा। जैसे फ्रिक्शन मान लो V बड़ा था ओमेगा इंटू आर से, तो पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन V इंटू एन लगेगा, और लगा किस ओर? पीछे की ओर, क्योंकि V ओमेगा इंटू आर से बड़ा था। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी को रिटार्डेशन कराएगा, तो वेलोसिटी कुछ देर के बाद V डैश हो गई, और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा आई अल्फा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एक बार एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कराया गया अल्फा,
तो टी टाइम के बाद आपने वी डैश निकाला, टी टाइम के बाद ओमेगा डैश निकाला और वी डैश को ओमेगा डैश इंटू आर के इक्वल कर दिया, तो मोशन प्योर रोलिंग का आ जाएगा। तो आपको पता लग रहा है कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी और तब उसका उसका वी डैश क्या होगा या ओमेगा डैश क्या होगा। अच्छा, लेकिन फोर्स के केस में क्या होगा? अगर आपने फोर्स एक ऐसी जगह अप्लाई किया जहां से मोशन प्योर रोलिंग का नहीं है, तो अब फ्रिक्शन है, ठीक है ना? अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी हुई, तो अगर म्यू एम जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया और वो फोर्स लिया, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों से मिलकर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और नेट टॉर्क जो आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स का, दैट टॉर्क टाउ इक्वल्स व्हाट आई अल्फा, उससे अल्फा आया। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मीन टू एन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इज दैट क्लियर? आपने मैक्सिमम वैल्यू भी ले ली, इसके बावजूद भी ए अल्फा इंटू आर के इक्वल नहीं आया, तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं हो सकता है। आप फोर्स कहीं पे भी लगाओ। इज दैट क्लियर? और नहीं तो फिर अगर आपको लग गया है कि हम फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखें, फोर्स मानो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया गया स्फीयर के ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू रखो मैक्सिमम, सो दैट की मोशन प्योर रोलिंग का हो। आपने मान लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, फोर्स अप्लाई करने की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एफ है, ठीक है ना? और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया म्यू एम जी, राइट? तो अब पता नहीं डायरेक्शन कौन सा आपने आगे ले लिया म्यू एम जी का डायरेक्शन, तो कैपिटल एफ प्लस म्यू एम जी इक्वल मास एम इंटू ए, ये आ गया। अब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई तो उसका टॉर्क कैसा होगा? इस ओर का होगा। और फोर्स जो है एफ अप्लाई किया उसका टॉर्क इस सेंस का, एफ इंटू आर माइनस म्यू एम जी इंटू आर इक्वल आई अल्फा, इससे अल्फा निकाला, राइट? इससे अल्फा निकाला और उस अल्फा को ए बाई आर के इक्वल कर दिया, उस अल्फा को ए बाई आर। तो आपके दो ही अननोन्स है, कैपिटल एफ और ए। तो इससे जो कैपिटल एफ आएगा, वो कैपिटल एफ इज द मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए प्योर रोलिंग हो सकती है। उससे ज्यादा फोर्स होगा तो प्योर रोलिंग नहीं होगी, राइट? स्टूडेंट समझ गए ना? जेई मेन में जनरली इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं आएगा। तो आपको, जो आप ये देखोगे और जो नीडफुल इंफॉर्मेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की या किसी चीज की, तो आप अपने नोट से देखोगे तो आपको इस टॉपिक में कोई, मैंने कितना, मुझे आई थिंक कि मैंने टाइम देखा नहीं कि कितना टाइम लगा, 45 मिनट से के आसपास लगा होगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये डर नहीं रहेगा कि आपको क्वेश्चन कहीं उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जेई मेन में, राइट? तो स्टूडेंट्स एक बार आपसे ठीक से देख करके नोट्स को फिर जरूर से देखना, उसमें सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपसे बोले ये एग्जांपल्स होंगे।